वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलो ये कुछ सिकंदर याद साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ये मेरे ख्याल है उस दिन हारिस के चैनल पे आए थे। हेलो मैंने कहा हाँ हाँ जी, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आप सुनाए गालिब साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी तो नहीं मुझे ये कहेंगे कि आप कुरान नहीं, आप मुसलमान के खिलाफ हैं? नहीं सर, मैं तो एक्चुअली सोने लगा था, वैसे यूट्यूब अच्छा। ब्राउज किया तो आपकी स्ट्रीम जा रही थी। मुझे एक्चुअली हम्म, आपका टाइमिंग का भी नहीं पता कि स्ट्रीम आप किस टाइम करते हैं और वीक हम्म, में कब कब करते हैं। हम्म, हम्म। तो यू कैन से कि एक्सीडेंटली मसलन आपकी स्ट्रीम सामने आ गई थी, वाह, तो मैंने चलें। ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो आप पहले तो बताएं ना, स्ट्रीम की आपकी ये कोई स्पेशल टाइमिंग होती है या कब, जब कभी मेरी भी आप स्ट्रीम आ भाई जाते होती है 9:30 बजे रात इंडिया, 9 बजे पाकिस्तान, शाम 4 बजे यूके, दिन 12 बजे अमेरिका ईस्टर्न टाइम। ठीक है। हैं? अच्छा, ठीक हो गया। तो उस दिन हारिस साहब के चैनल पे जहाँ से बात स्टॉप हुई थी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वहाँ पे से आगे बंदा बात ले अच्छा, जाए मुझे याद दिलाएंगे आप बात ताकि क्या कर रहे थे उस दिन? ये बात हम कर रहे थे एवोल्यूशन पे ही, हम कुछ हल्की फुल्की हमने बात की थी। हम्म, और हम्म, एवोल्यूशन पे जो चीज़ है ना, जिससे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने एवोल्यूशन पढ़ा है, उस दिन आप भी थोड़े हाइपर हो गए थे और मैंने भी कुछ इस तरह की बातें की थी। तो मसलन जो भी डिस्कशन हो वो एक नॉलेजेबल डिस्कशन होनी चाहिए मेरे और आपके दरमियान। और इख्तलाफात जो है उन्हें साइड पे रख के, ठीक है आई एम मुस्लिम, यू आर एथियस्ट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फेथ है नहीं है, एक मसलन जो कॉमन चीज हमें ये है कि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। आपने ज्यादा पढ़ी होगी मुझसे, मैंने थोड़ी कम पढ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो बेसिक मेरा पर्पस ये है कि मैं आपसे कुछ सीखूं। मेन पर्पस मेरा ये नहीं है कि मैं इख्तलाफ करूं या मैं जीत जाऊं। तो ये एक नॉनसेंस थिंकिंग होती है, जो लोग आते हैं और इस तरह के अपने कंसेप्ट देते हैं और ट्राई करते हैं कि जी मैं जीत रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल में कोई मसलन। अच्छा, बात बेसिक सर ये है ना कि एवोल्यूशन जो है, जितना मैंने स्टडी किया है ना, उसमें चीजें समझ आती हैं। ठीक है, इवॉल्व जैसे हुए हैं, मसलन स्पीशीज जैसे बनी है, मैंने स्टडी की है मोटी मोटी, बारीक तो नहीं लेकिन मोटी मोटी बेसिक्स तो मैंने सारी रीड आउट की हैं। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनली बेसिकली एक फ्रीलांसर हूँ और मैं टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है मेरा इंटरनेट पे, तो टाइम जो बचता है उसमें मैं स्टडी करता हूँ। असल में मसला ये है कि जब एक थ्योरी है उसकी एक बिगिनिंग है, एक मसलन कोई भी थ्योरी है उसकी एक बिगिनिंग होती है कि कहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, मिडल से हम चीज लेते हैं कि एवोल्यूशन के मसलन मिडल से नहीं, सिंगल सेल से आगे से चीज ले ली है। तो आगे हम आ गए हैं आज तक, मसलन होमो सेपियंस तक आए हैं। तो असल में तो चीज ये डिस्कशन ज्यादा जरूरी है ना कि जो फर्स्ट लाइफ थी, स्टार्ट वो अर्थ पे कैसी हुई है प्लेनेट पे, इसके बारे में आपका मौका जानना चाहता हूँ। उसके बारे में एवोल्यूशन कुछ बताती भी नहीं है। डार्विन की 2 बुक्स थी, ठीक है। कौन सी थी जी। 2 बुक्स पता है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन। उन दोनों में कोई जिंदगी की शुरुआत के बारे में नहीं लिखा। और जिंदगी की शुरुआत कैसे भी हुई है, उससे एवोल्यूशन ना तो झूठ साबित होती है ना सच होती है। हम्म। एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जिंदगी चेंज कैसे होती है, जी जी। स्पीशीज कैसे चेंज होते हैं, ये हम्म। एवोल्यूशन का मतलब है। ठीक है। हम्म। और अगर ठीक हो जो गया। एवोल्यूशन बताती है स्पीशीज वैसे ही चेंज होते हैं, जिंदगी वैसे ही चेंज होती है, तो मजहब ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। जिंदगी की शुरुआत जैसे भी हुई हो, जो मजहब जिंदगी की शुरुआत कहता है वो भी जिंदगी की शुरुआत किसी तौर भी साबित नहीं है। और आपके पास तो जीरो भी सबूत नहीं है उसका। नहीं देखे ना, मजहब को तो एक बार एक मसलन एक बार हमने साइड पे रखा हुआ है ना, हम एक जर्नल एक साइंटिफिक जो चीजें हैं उन पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो मजहब की तो। मैं साइंटिफिक की बात कर रहा हूं भाई। मसला ये है कि एवोल्यूशन के लोग जितने भी अगेंस्ट जाते हैं वो मजहबी ही होते हैं। हारून हम्म। याहिया, जाकिर नाइक, अहमद दिदात, ठीक है, हम्म। तारक जमील, तारक मसूद, मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जावेद अहमद गांधी, ठीक है, केन हैम, फिर विलियम लेन क्रेग, बेन शपीरो, ये सब के सब जितने भी हैं, सब के सब मजहबी हम्म। लोग हैं।
ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कि मजहबी ना हो। चलें ठीक है, वो एक चीज, मसलन एक बंदा एक न्यूट्रल होकर भी स्टडी करता है, एवोल्यूशन को स्टडी कर यार रहा है। हमने न्यूट्रल होके की है ना, इसीलिए हम एवोल्यूशन को सही मानते हैं ना। बायस ये आप नहीं है कि आप एवोल्यूशन को सही मानते हैं या नहीं मानते, बायस ये है कि आपके दिमाग में मजहब फंसा हुआ है कहीं। एवोल्यूशनरी थिंकिंग जो है किसी मजहब की किताब से नहीं आती, वो तो एक सेकुलर थिंकिंग से आती है ना। नहीं, सेकुलर थिंकिंग हो के भी मैं तो कुछ 5-8 साल से इस बारे में चीजें जो एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझ में तो ऐसी चीज मुझ यार में आप क्यों नहीं मुझे आ एक रही। बात बताएं, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की जिसारत करूं। जी सर, जरूर, क्यों नहीं। आपने एवोल्यूशन पे कौन सी किताब पढ़ी है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मैंने पढ़ी है, ठीक है। पढ़ी है? उस अच्छा, जी जी, पढ़ी है पढ़ी है। आपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? जी जी, पढ़ी है मैंने। कवर टू कवर पढ़ी है? कवर टू कवर, वर्ड बाय वर्ड तो नहीं, उसके मेन टॉपिक्स जो मैंने सारे मेरे मसलन अच्छा नजर से पूरे, जी जी, और मैंने अच्छा, आपने यानी पढ़ी है। अब जी मुझे जी। ये बताएं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इंसान का कितना जिक्र है? होमो सैपियंस का ही है एंड पे आके, और कितना होगा सर। कितना है? होमो कितने सिप सफे होंगे? कितने सफे होंगे? कितने सफे होंगे? चार, हाँ, मेरे 500 ख्याल सफे में की बुक है, उनमें से कितने कितने इंसान पे होंगे? थोड़े से ही बनते हैं जिसमें सिर्फ होमो सैपियंस का ही जिक्र है, लास्ट पे जाओ आके अब आप अल्लाह की कसम खाने को तैयार हैं कि आपने पढ़ी है? तो सर अल्लाह की कसम, आप यहाँ पे मेरा कोई डिग्री नहीं, वगैरह तो मुझे चेक हाँ या करने ना कर देना, मुझे हाँ या ना कर दें। मैंने पढ़ी है, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं, मोटी मुझे मोटी ये चीजें। बताएं कि आप सिर्फ ये कह दें अल्लाह की कसम खाएंगे या नहीं। यार इसमें अल्लाह की कसम खाने वाली कौन सी भाईजान यानी बात है, आप आप नहीं ये खाएंगे ना, आप नहीं खाएंगे अल्लाह की कसम? बहरहाल आप मुझे कौन सा कंसेप्ट पूछना चाहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में से, मुझसे मैं पूछे, मैं आपसे जो जवाब। एक बात पूछी है सिर्फ वही पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि चंद सफे इंसान पे लिखे हुए हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, जी जी। लिखे हुए हैं, आपने पढ़ी है, मगर आप अल्लाह की कसम नहीं खाएंगे। आप पता क्यों नहीं अल्लाह की कसम खाएंगे? हम्म। क्यों नहीं जी। खाएंगे पता? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में सिर्फ आखिरी 5 लाइनें यार यू हैं डोंट जिसमें वो हैव द ना ना राइट ना टू ना 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 टू ना ना टेल ना ना एनीवन यू आर सेइंग लाइक ये। मुझे अंग्रेजी ना सुनाओ भाई, मैं आपसे अच्छी बोल सकता हूँ। अब म्यूट किया क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में आखिरी 5 लाइनों में यह लिखा है कि मैं एक और किताब लिखूंगा जिसमें इंसान के इर्तिका पर रोशनी डाली जाएगी। और वो किताब कौन सी भी? डिसेंट ऑफ मैन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इंसान के इर्तिका के बारे में घंटा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपने पढ़ी है, तो ऐसे झूठ तो ना बोलें कम से कम। इसी बात से पता लग जाता है कि आपकी रैशनल ऑनेस्टी कितनी है। मैंने आपको स्टार्ट से बताया था, मैंने पीडीएफ में, मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट तो नहीं हूँ कि मैंने वर्ड ऑफ वर्ड पढ़ी यार हो। मैं भी नहीं हूं मेडिकल का मैं स्टूडेंट, मैंने आपसे ठीक कहा है, कि मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, मैंने आपको ये बात स्टार्ट से, जब बात हम्म स्टार्ट हुई है, मैंने कहा है कि मैंने पीडीएफ हम्म में डाउनलोड की थी, मसलन उसमें हम्म। मैंने मोटे मोटे जो कंसेप्ट हैं वो अंडरस्टैंड किए हैं। आप उनमें से मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपको डाउट है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पूछें उसमें यार क्या आपने पढ़ी नहीं है भाई मेरे। अगर आपने पूछें। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ी, पता क्या, मैं जब पहली बार ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ रहा था, मेरे ख्याल है कोई 2012 या 13 की बात है। पता क्या हो रहा था? हम्म। मैं हर चैप्टर के साथ ये सोचता था कि अब ये इंसान का जिक्र करेगा डार्विन, नहीं करता था। उससे अगले में फिर करेगा, नहीं करता था। उससे अगले में करेगा, नहीं करता था। आखिरी चैप्टर आ गया, आखिरी चैप्टर पूरा पढ़ छोड़ा, आखिरी पैराग्राफ में 2 लाइनें, हाँ जी मैं अगली किताब में इंसान के इर्तिका की बात करूंगा। और मजे की बात है कि अगली किताब में भी जितनी उसने की है, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है। ये बात है आपको तो। नहीं नहीं, आप असल में कहना ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा हुआ कुछ नहीं है और मैं हाँ, बिला वजह मैं मसलन तो कह आपको रहा हूं, मैंने तो बिल्कुल ठीक, साफ अच्छा आपको ठीक, कहा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा ठीक हुआ। है, मैंने तो अच्छा शुरू में ही ठीक। बात क्लियर कर दी थी। वो आप समझ रहे हैं कि ओरिजिनल, आप मुझे बता देंगे कि आपने पढ़ी है। आप आप किसी जो किताब का जिक्र करेंगे ना, ओरिजिनल, जो मैंने किताब पढ़ी है ना, उस किताब का आप जिक्र करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा जरूर। और अगर मैंने नहीं पढ़ी होगी, मैं कहूंगा मैंने नहीं पढ़ी। मैं सामने नहीं लोग आते हैं मुझे कहते हैं ये किताब आपने पढ़ी है, मैं उसी टाइम कहता हूँ मैंने नहीं पढ़ी। नहीं, बात मेरी खत्म हो बात तो जाती सुन है। है ना, आप मुझे हम्म। ऐसा कोई कंसेप्ट उसमें से कहें जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो आपको पता हो कि बगैर पढ़े हुआ बंदा जो पढ़ा हुआ नहीं होता वो नहीं बता सकता। आप कोई उसमें से क्वेश्चन करें, या तो मुझे नहीं आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार मैं नहीं पढ़ी। आपसे क्वेश्चन मेरे भाई करूं क्या? आपको जो सबसे बेसिक बात थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो लोग पढ़ते हैं वो नोट करते हैं, वही नहीं पता।
तो आई एम सॉरी, मैं आपको क्या कहूँ फिर अब आपको। चल मैंने लेट आपसे मूव जो टू सबसे बुनियादी और आसान सवाल था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में वो पूछा था, और जिसने भी पढ़ी है उसे पता है। ठीक है। लेट मूव टू अनदर क्वेश्चन इफ यू हाँ वांट। चलें। हाँ तो चलें, कर ठीक लें है, आप क्वेश्चन, और आपने तो क्या नहीं करना है। है ना, एक कॉमन सेंस की बात है और फिलॉसफी में एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि एक बिल्डिंग एक खड़ी है, ठीक है, उस बिल्डिंग की जो फाउंडेशंस हैं, हमें उस फाउंडेशन का उनका नहीं पता कि वो किस डीप डीप गई हुई हैं या वो ऑन अर्थ हैं या हवा में खड़ी हैं। तो हम उस बिल्डिंग के होने या ना होने का कंसेप्चुअली कैसे एक बंदे को बिलीव दिला सकते हैं। सबसे पहले हमें सर स्टार्ट करना होगा बिगिनिंग बिगिनिंग से कि इस मैंने आपको पहले जमीन ही कहा है कि डार्विन की 2 किताबों में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं है, और ना ठीक है ओरिजिन ना, ऑफ, वो मुझे ना पता और ना एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ना ओरिजिन तब ऑफ लाइफ एवोल्यूशन की बुनियाद है ही नहीं। तभी तो मैं आपसे पूछने आया हूँ ना कि क्योंकि आप हम्म चैंपियंस है ना एवोल्यूशन के, आप बता सकते हैं ना, मुझे तो चले, नहीं हमने मिला। तो कभी नहीं कहा, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम एवोल्यूशन के चैंपियंस हैं यार। सर आप तो कहते हैं I'm ना, sorry। आप मुझे नहीं नहीं, आप कोई क्या भी नहीं कहा, नहीं कहा। हम आपको तो पता ही बात नहीं। करते हैं एवोल्यूशन पे, अगर आपको लगता है कि हम एवोल्यूशन के चैंपियन हैं तो फिर वो आपकी सोच है, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, देखें, नहीं नहीं, आप क्लेम करते हैं ना सर, अभी आप क्लेम ही कर रहे थे ना कि मैं झूठ बोल हम्म रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, और ठीक है इस तरह की हम्म। चीजें। तो अच्छा, इस बारे में यानी कि आपको बिगिनिंग का कुछ पता नहीं, सेंटर से आप डटे हुए हैं, थ्योरी को फैक्ट कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं है नहीं, फिर। बिगनिंग के तो बारे में मुझे क्यों नहीं पता, बिगनिंग के बारे में अलहदा बात करूंगा, मगर एवोल्यूशन का पार्ट नहीं है बिगनिंग। नहीं नहीं, जब प्रॉब्लम ये है एक चीज नहीं सर, मैंने आपको फिलोसफी में बात कर रहा हूँ ना, हमेशा टॉक जो होती है वो यार, फिलोसफी में होती है। फिलॉसफी की बात भी नहीं है, लाइफ का ओरिजिन साइंस की बात है। सर जो फर्स्ट सेल की बात है वो फिलोसफी की है, ठीक है, किसी के पास नहीं है प्रूफ फिलॉसफी की, एविडेंस आपको नहीं है, वो किसने फिलोसफी की कहा बात कि होती है। जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो फिलॉसफी की बात है। आप फिलॉसफी डिफाइन सर करें हैं क्या फिर, फिलॉसफी किसे कहते हैं और साइंस किसे कहते हैं। फिलोसफी मैं सर इधर यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहा, ठीक है, वन टू नहीं वन तो अगर फिर आप क्वेश्चन आंसरिंग आप नहीं कर खुद मुझे कह रहे थे कि आप मेरा एग्जाम ले लें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में, और फिर जब मैंने लिया तो आपने खुद ऑफर की थी एग्जाम लेने के लिए, मैंने नहीं आपसे नहीं, कहा वो था। मैं उस टॉपिक पे कह रहा था ना। अब मैं ये तो नहीं, मैं फिलोसफी आपको मैं एक लफ्ज लाइन में कैसे बता दूं, फिलोसफी की तो बड़ा आपको पता है डीप फील्ड है, नहीं, कहाँ आप से जब ये स्टार्ट। कह रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, साइंस का नहीं है, तो इससे मुझे डिसएग्रीमेंट है, और किसी भी साइंस की नहीं, डेफिनेशन समझने वाले बंदे को आपसे डिसएग्रीमेंट ही रहेगा, उसके लिए जो कोई बड़ी बात नहीं चाहिए। जो लाइफ स्टार्ट हुई है प्लेनेट अर्थ पे, हम्म ठीक है, उसके बारे में तो हम्म। फिलोसफी के अंदर ही बात होती है ना, नहीं और नहीं, किस उस में? पे उसके बारे में साइंस पे बात होती है, फिलॉसफी का वो सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, साइंस में कैसे होती है, साइंस में तो कैसे क्योंकि ये होगी? साइंस का टॉपिक है कि जमीन पर जिंदगी कैसे शुरू हुई, इसका जवाब आपको फिलॉसफी तो दे ही नहीं सकती, और ना फिलॉसफर ये सवाल पूछते हैं। फिलॉसफर और सवाल पूछते हैं, चले कॉन्शियसनेस क्या है, जुबान कैसे आई, ठीक है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस की कुछ बातें वो कर लेते हैं, ये बात नहीं करते कभी। ठीक चले है, ठीक है, फिलोसफर्स का ये नहीं है सब्जेक्ट। चले ठीक है, फिलोसफी की नहीं है, अगर साइंस की भी है, ठीक है, हम्म तो इसमें मसलन कोई सेटिस्फैक्ट्री चीज मुझे मिल नहीं रही कि मसलन ये चीज कहाँ से स्टार्ट होती है। तो फिर मैं मेरे माइंड में डाउट तो होगा ना, एक चीज की बुनियाद हिल रही है, तो उस पर बिलीव करना मेरे ख्याल में थोड़ा डिफिकल्ट है। चलें, क्या? आपको ये पता कि साइंस क्या कहती है जिंदगी कैसे शुरू हुई, जी पता है मुझे। कैसे कैसे हुई, थोड़ा सा मुझे एनलाइटन करें। साइंस ये जी, साइंस कहती है कि समुंदर के अंदर सिंगल सेल फॉर्म में लाइफ आई थी, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में जो आई थी वो सिंगल सेल टाइप चीज थी, सिंगल सेल ही कह लें आप, कॉम्प्लिकेटेड हम्म। लाइफ नहीं थी, बड़ी सिंपल सी लाइफ स्टार्ट हुई है। वो उसमें जो छह थ्योरियां के पांच थ्योरियां बेसिकली फेमस हैं कि एक तो किसी मेट्रॉइड से, किसी और मसला कह लें आप प्लेनेट वगैरह से आई थी, क्योंकि ये जो माइक्रो लाइफ होती है ये हाइबरनेट हो जाती है, तो वो हाइबरनेट थी, फिर वो आके चीज समुद्र में गिरी, वहां से वो एक्टिव हुए, और लाइफ वो सिंपल जो थी आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में चल के वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में बदलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरी वो कोई थ्योरी है, मुझे उसमें इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। वो थ्योरी है जो मसलन समुंदर के अंदर, पानी के अंदर ही जो मसलन वो सिंगल सेल बना था, वो कुछ ये आपके जो होते हैं केमिकल, वो मुझे एक्चुअली नाम उनका नहीं पता, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है,
तो उनसे मसलन कुछ रिएक्शंस वगैरह पानी के अंदर होते रहे गैसेस के, और वो सिंगल सेल ऑटोमेटिक फॉर्म इनफॉर्म हो गया। ठीक है, और भी दो तीन हैं, मुझे अब वो याद नहीं है। मैंने मसलन मोटी मोटी 5 या 6 कंसेप्ट पढ़े थे कि इस तरह लाइफ स्टार्ट हुई है अर्थ पे। तो वो चीज अभी तक इसमें कोई मसलन किसी किस्म की प्रूव तो क्या, उसमें बिलीव करने के भी मेरे ख्याल में 20-30% के ज्यादा चांसेस नहीं है उन बातों पे जो मसलन साइंस कहती है कि इस तरह से लाइफ स्टार्ट हुई थी प्लेनेट अर्थ। तो इसमें से आपको क्यों नहीं इस पर यकीन आता? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर। मसलन जिस तरह की वो थ्योरीज हैं, उनकी पॉसिबिलिटी साइंटिस्ट खुद ही कहते हैं कि ये थ्योरी, अब ये जो मेट्रॉइड वाली थ्योरी है कि मसलन वो जो सिंगल सेल वाली लाइफ थी वो एक मेट्रॉइड के अंदर छुपी हुई थी और हाइबरनेट होके आई थी, पता नहीं कितने लाइट ईयर्स उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पेस में और वो आती गई हो। ठीक है, हम ये चीज मान सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ ईयर्स वो लाइफ हाइबरनेट रही। ठीक है, वो एक फॉर्म में हाइबरनेट हो जाते हैं जरासीम, हम कह सकते हैं। लेकिन वो समुंदर में आके फिर सबसे बड़ा इशू आता है, सिंगल जो सेल की फॉर्म में लाइफ थी ना, उससे आगे जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना है ना लाइफ का, उसमें सारा मसला आता है आगे। फिर जो ब्रेन की इन्वॉल्व, जब ये आप कह लें, जब पानी से लाइफ बाहर आई है, जो मछलियां आई थी या जो चीजें भी आई हैं, वो आगे फिर उनकी मसलन वो इंटेलिजेंट किस तरह हुए, उनका माइंड इन्वॉल्व किस तरह हुआ, वो बहुत ज्यादा चीज कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जवाब किसी भी इंसान को समझ नहीं आ सकता, ये बात है। नहीं, क्या इंसान ख्याल को है? समझ आ सकता। अब एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन जो है ना, उसकी चीजें अंडरस्टैंडिंग है, वो एक सेंस बनता है, समझ आती है कि यार इस तरह ठीक है होता है। कोई जानवर अपनी जो मतलब स्ट्रगल करता है, उसका वो बॉडी पार्ट बढ़ जाता है, जो स्ट्रगल नहीं करता, जो इन यूज नहीं होते बॉडी पार्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक सेंस बनता है। लेकिन देखे ना, एक चीज की बेस नहीं है ना। अब एक हवा में आप थ्योरी खड़ी की हुई है। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की बेस नहीं है, आप ये समझ रहे हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ की बेस मैं कहता हूँ आप लगा लें है, लेकिन बेसिक लाइफ पे लाइफ स्टार्ट कैसे हुई है प्लेनेट मुझे पे, अभी तक उसकी कोई आपकी पहचान नहीं। बात का, आपने जो भी बात कही है उसके अंदर से मुझे अभी तक लॉजिकल एतराज समझ नहीं आया। एतराज है क्या? सर सिंपल 2 वर्ड में बताता हूँ। एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग तकरीबन जो बंदा पढ़ता है या थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो कर सकता है अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये चीजें मानने वाली हैं, समझ आ रही हैं, ठीक है। अब इसकी बेस जो है ना कि लाइफ स्टार्ट प्लेनेट अर्थ पे किस फॉर्म में हुई थी, और वो आगे ये मसलन एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस स्टेज से, वो समझना जो है सिंगल सेल से पहले की बात है, वो अनबिलीवेबल चीज है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्यों ये बात, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि लाइफ जो है वो सिंगल सेल बना होगा? क्यों नहीं मान रहे? नहीं सर, सब कुछ हम कंसेप्ट पे तो नहीं रख सकते ना, कुछ ना कुछ नहीं तो। ना, चले मुझे ठीक है। मुझे रीजन चाहिए ना। आप मुझे एतराज बताएंगे तो मैं एतराज का जवाब दूंगा ना। मैं अभी तक आपकी बात में एतराज ढूंढ रहा हूं। अभी तक आप मुझे वो बता रहे हैं जो आपकी, आप जो मानते हैं, ये आप मुझे नहीं बता रहे कि आप क्यों ऐसा मानते हैं। मैं इस वजह से ऐसा मानता हूँ, मैं इस वजह से ऐसा, उसका किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है, हत्ता कि कोई जबरदस्त किस्म की तो थ्योरी भी मुझे नहीं एक है। बात बताएं कि एविडेंस अगर आपको कभी भी ना मिला कि जिंदगी कैसे शुरू हुई है, तो फिर आप क्या मानेंगे? तो फिर मैं बिलीफ सिस्टम जो मान रहा हूँ इट्स बेस्ट, कुछ होप है मेरा क्यों आप एक लाइफ बिलीफ में। सिस्टम को क्यों, उस बिलीफ सिस्टम को क्यों मान रहे हैं? उस बिलीफ सिस्टम को मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर यूनिवर्स जो है ना उनके बारे में नहीं जानता। अगर मैं जानता होता तो मैं ना मानता। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके इस बिलीफ सिस्टम को मानने की वजह यह है कि आप नहीं जानते, यानी आप इग्नोरेंट हैं, इसलिए नहीं इसलिए मान रहे हैं बिलीफ सिस्टम को। मैं बिलीफ सिस्टम को इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छा सिस्टम मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आया। एक्चुअल में ये आंसर है मेरा। बिलीफ सिस्टम ने इसका क्या जवाब दिया, जिंदगी कैसे आई? बिलीफ सिस्टम तो एक सिंपल चीज बताता है कि लाइफ आ गई, जो है गॉड गॉड ने दो, फर्स्ट जो था ह्यूमन,
वो क्रिएट कर दिया, फिर सेकंड जो था उसका वो जो फीमेल थी वो क्रिएट कर दी, लाइफ स्टार्ट हो गई बस। तो यानी आप वो ये एक मान रहे थॉट है। हैं कि आप ये मान रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम इस्लाम क्रिश्चियनिटी जो है वो ये मानता है कि अल्लाह मियां ने जानवर सारे बनाए, है ना? सिर्फ जस्ट अल्लाह ये मियां ने नहीं, बनाए। जस्ट नहीं, हाँ, जस्ट क्रिश्चियनिज्म या इस्लाम की जस्ट बात नहीं है सर। देखिए इसमें तो हम बात सिर्फ ये है इस्लाम की बात जो करते हैं। आप किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? आप क्रिश्चियन को मानते हैं या मैं बाइबल को मानते हैं, कुरान को मैं मानते इस्लाम, हैं? किसको, इस्लाम को मानते हैं, किसको मानते हैं? हाँ मैं बाकी इस्लाम के अलावा बाकी जो हमारे पहले इब्राहिमिक रिलीजन थे एज अ मुस्लिम, मैं नहीं, उनको भी अभी सही मानता हूँ। आप अगर समझते हैं कि जिंदगी कैसे बनी, तो आप कौन सी किताब के मुताबिक समझते हैं कि जिंदगी ऐसे बनी, कुरान या बाइबल? फिलहाल तो मैं कुरान, क्योंकि एज अ मुस्लिम मैंने कुरान ही अच्छा, पढ़ी है, यानी बाइबल आप ये को। मानते हैं कुरान क्या कहता है जिंदगी कैसे बनी? कुरान तो यही कहता है ना कि फर्स्ट एक बंदा बना, अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, फिर हव्वा को बनाया, फिर आगे से इंसान स्टार्ट हो अच्छा, तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं एवोल्यूशन के अंदर, वो क्या क्वेश्चन है कि पहली जिंदगी कहाँ से आई? पहला जरसूमा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया? गया। हाँ, वो द रियल क्वेश्चन इज। तो मुझे ये बताएं कि कुरान उस जरसूमे के बारे में क्या कहता है? नहीं, कुरान ने तो वो टॉपिक नहीं ना स्टार्ट की, नहीं, यही नहीं कुरान है ने वो अगर वो मैं तो टॉपिक नहीं देखे देख स्टार्ट देख। किया, तो यानी आप ये मान रहे हैं कि कुरान उसके बारे में कुछ नहीं कहता? हाँ, कुरान, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलें, कुरान तो यानी हम ये सिंपल। मान लें कि कुरान जो है पहले जरसूमे के बारे में कुछ भी नहीं कहता। हाँ, कुछ नहीं कहता। तो फिर आपको पहले जरसूमे के बारे में जवाब कहां से मिलेगा? देखे ना, अब दो चीजें हैं, मुझे चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शूज, अपना नाइक के शूज खरीदता हूँ जो मैंने पहने हुए हैं, ठीक है। उसके मैंने बाद आपसे मैं बड़ा एक सीधा शूज, सा सवाल नहीं सर, पूछा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप नाइकी के शूज की एग्जांपल ना दें। मैंने आपसे पूछा है कि आपको पहले जरसूमे के बारे में जवाब क्या देगा? कुरान देगा, साइंस देगी, बाइबल देगी, गीता देगी, वेद देंगे, क्या देगा? साइंस दे ना, साइंस क्लेम ये चीजें कर रही है, साइंस साइंस देगी। देगी। अच्छा, और अगर साइंस आपको जवाब दे रही है तो आप उस जवाब को मानेंगे? नहीं तो वो कोई सेंस भी तो बनता हो ना उस चीज का, सेंस ही नहीं बन रहा जो थ्योरीज हैं, उसका तो सेंस ही नहीं बन। मैंने वही तो आप क्या आपको चीज समझते हैं एक्सप्लेन कि की थी। सबसे सिंपल लाइफ क्या होती है? सबसे सिंपल लाइफ यही है कि एक सेल। उससे भी सिंपल कोई लाइफ हो सकती है? उससे सिंपल लाइफ मेरे ख्याल में तो शायद पॉसिबल नहीं। कोरोना वायरस से सेल है? कोरोना वायरस बेसिकली इट्स अ वायरस। सेल है या नहीं? सेल तो उसके अंदर है ना, एक से ज्यादा होंगे आई थिंक। नहीं, कोरोना वायरस सेल नहीं। चलें, सेल नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चलें एक सेल ठीक है, लगा लें, एक। कोरोना वायरस क्या जिंदा है? कोरोना वायरस, जब वायरस कोई भी किसी की बॉडी में जाता है तो वो जिंदा हो जाता है, बाहर हाइबरनेट रहता है। नहीं, वैसे कोरोना वायरस को आप जिंदा कह सकते हाँ। हैं क्या? कोई साइंसदान हाँ, कोरोना वायरस को जिंदा कहते हैं? बिल्कुल जिंदा ही फॉर्म में है वो। साइंस में बड़ी डिबेट है कि वायरस जिंदा होते हैं कि नहीं होते। चले, मुझे इस बारे में इतना डीप पता नहीं ठीक है, है, आप बहुत से साइंस बताइए। जो लाइफ का जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक वायरस जिंदा नहीं होते, मगर हम्म। वायरस फिर भी लाइफ है। हम्म। ठीक है, समझ गए? सही है। जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना जिंदगी का, वो क्या है पता है? अमीनो एसिड्स सबसे बेसिक बिल्डिंग बिल्कुल, ब्लॉक है अमीनो एसिड की मैं पहले आपको लाइफ बात का। करना ठीक चाहता है, हूँ, तो याद ये एक 1952 में एक एक्सपेरिमेंट हम्म। हुआ था, मिलर हम्म। यूरे एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जमीन के ऊपर पाए जाने वाले कुछ रॉक्स को किया गया, पीस के एक फ्लास्क के अंदर रखा गया, उसके ऊपर बिजली चमकाई गई और उसके अंदर क्या बन हम्म। गए? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये जो है, ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि आउट ऑफ जो अर्थ के ऊपर मटेरियल है, अगर उसी के ऊपर आप बिजलियां चमकानी शुरू कर दें तो वहां पे अमीनो हम्म। एसिड्स बन जाते हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या हैं? दुनिया की जितनी लाइफ। भी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी अमीनो एसिड्स ही से बनती हैं। समझ हम्म। गए? ये एक बात अभी आप ज़हन में रखिएगा। अभी दूसरी बात के बारे में सोचते हैं, क्योंकि
आपको अगर कोई भी जवाब दे सकता है कि जिंदगी कहाँ से आई, तो वो एवोल्यूशन ही दे सकती है, वो जियोलॉजी है। जैसे कि ये देखें, ये जमीन के 4.6 अरब साल सारे के सारे इस तस्वीर में दिखाए गए हैं, 4.6 बिलियन। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बनाई ये शेप? ये आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बनाई भाई, ये जियोलॉजिस्ट और पेलियोंटोलॉजिस्ट ने बनाया। ये जो चार्ट है ये ठीक वाला, है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट इस चार्ट में सही है। सबसे ऊपर आपको इंसान मिलते हैं, आज भी जिंदा हैं, और जितने जानदार आज हैं वो आपको नजर आते हैं इस चार्ट के अंदर, हम्म, ठीक है जी। हम्म, फिर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कुछ अर्सा पहले, जैसे सेबर टूथ लाइन, जैसे कि मतलब लार्ज कैंगरू, बड़ा जो एक था बहुत बड़ा, तकरीबन हाथी के जितना ऊंचा कैंगरू था, वो आपको सीधे हेलोसीन में मिलेंगे। इधर ये आपको नेanderthal भी मिलेंगे, ठीक है। फिर आप नीचे चलते जाएं, जितना आप नीचे जाएंगे उतने पुराने पत्थर आते जाएंगे, और हर पत्थर के अंदर एक खास किस्म का फॉसिल मिलता है। कैम्ब्रियन के अंदर आपको ट्राइलोबाइट मिलते हैं, ठीक है। ट्राइलोबाइट्स ही सिर्फ मिलते हैं, दूसरे सी शेल एनिमल्स मिलते हैं, और इससे पीछे आपको कोई भी फॉसिल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कोई फॉसिल? आपके कोई ज़हन में बात आती है क्यों नहीं मिलते फॉसिल? लाइफ नहीं होगी फिर, सिंपल सी बात है, और क्या है। यानी फॉसिल ना मिलने का मतलब है कि लाइफ नहीं होगी। मे बी होगी, फॉसिल जो है वो यानी आप फ्यूजन से श्योर नहीं खत्म। कह सकते, मगर लाइफ थी, लाइफ थी, हम्म, ठीक है। हम्म, लाइफ को कंफर्म करने के बड़े तरीके हैं कि लाइफ थी या नहीं थी। कैसे? क्योंकि हमारे पास इस कैम्ब्रियन से पहले ही एक ऐसा वक्त आता है कि जब समंदर सुर्ख रंग का था, और पहली बार सियानोबैक्टीरिया दुनिया में पैदा हुए। और सियानोबैक्टीरिया ने क्या किया? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ना शुरू किया, जो कि पत्थरों में कहीं ट्रैप पड़ी हुई थी, ठीक है। जब उन्होंने पत्थरों में जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़नी शुरू की, तो उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में गई, और जो समंदर में लोहा था पानी के अंदर सस्पेंडेड, वो लोहे क्या हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाना उसने, या जंग बनाना शुरू कर दिया। और वो जंग क्योंकि भारी था, वो समंदर में नीचे गिरने लग गया, और पूरा समंदर का बॉटम उस टाइम अगर कोई जमीन के ऊपर आता तो उसको सुर्ख नजर आता, क्योंकि सारा जंग नीचे गिरता जा रहा था, ठीक है जी। और उस जंग का निशान हमें आज भी जियोलॉजी में मिलता है, जिसे कहते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस, ठीक है जी। बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या बला का नाम है जिसे आप बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस कहते हैं, ठीक है जी। ये हमें कैम्ब्रियन से भी पहले मिलती हैं जमीन के ऊपर हर जगह, और ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी कैम्ब्रियन से पहले थी, ठीक है जी। ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस जो मिलती हैं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो कि समंदर के अंदर था उसकी वजह से मिलती हैं, और इनकी शक्ल कुछ ऐसी होती है सुर्ख रंग के, और इनसे आप लोहा निकाल के उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप जरूर कर सकते हैं। बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस यानी ये शो कि करती हैं, इससे ये शो सिंपल सी करती बात हैं। ये निकली कि ये शो करती है कि साइनोबैक्टीरिया थे। हाँ जी, साइनोबैक्टीरिया थे। और साइनोबैक्टीरिया कब थे? साइनोबैक्टीरिया जो सबसे थे पहले वो काफी हो गया ना। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, ये आप जो मुझे ये पिरामिड दिखा रहे हैं, ये शेप सी बनी हुई है, इसमें से जो अपना पैलियोंटोलॉजिस्ट को फॉसिल जो मिले हैं, ठीक है, वो आपने खुद देखे हुए हैं जाके? हाँ जी, मैंने खुद देखे हैं जी। मैंने कौन ट्राइलोबाइट से हाथ में पकड़ के देखे हैं, ठीक है। कहाँ पे, मैंने कौन से ट्राइलोबाइट्स, म्यूजियम? मैं खुद बाय प्रोफेशन जियोफिजिस्ट हूँ। जियोफिजिस्ट कौन होते हैं? वो जियोलॉजिस्ट ही होते हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन जरा और कुछ और मेथड्स होते हैं जिनके अंदर होती है, ठीक है। मैंने जितनी एजिस की आप इधर बात कर रहे हैं ना, अभी मैं रॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सब रॉक्स मैंने पाकिस्तान में देखे हैं। मैंने पाकिस्तान के पत्थरों से मैंने ट्राइलोबाइट्स हाथों से निकाल के देखे हैं खुद, ठीक है। मैंने खुद फॉसिल्स अच्छा, देखे हैं, मैंने खुद आर्कियोलॉजिस्ट तो जियोलॉजिकल काम हैमर करते हैं। हाथों में ले जाके मैं पाकिस्तान ठीक है। में ख्योड़ा भी गया हूँ, मैं नीला वहां भी गया हूँ, मैं अब्टाबाद भी गया हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे रॉक फॉर्मेशंस यूनिवर्सिटी के वक्त में, और इसके अलावा जब मैं साइज्मिक में काम करता था मैं तब भी
ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ खुद। अच्छा मेरे पास अच्छा घर में पाकिस्तान में पूरा एक डब्बा भरा हुआ था जो फॉसिल्स का था, ठीक है, वो पाकिस्तान में ही रह गया। जब मैं पाकिस्तान से ठीक आया हो मैं उसे साथ में लेके आया, ठीक है। हाँ, मैंने ये खुद ठीक होगा। देखे हैं, ये आप, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि मैंने ये कभी नहीं देखे, मैंने देखे हैं, नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक हो हाँ, गया। इसके बाद इनकी जो वैलिडेशन का प्रोसेस होता है, यू कैन से कार्बन डेटिंग, ठीक है। जब इनकी कार्बन डेटिंग नहीं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। कार्बन डेटिंग आपको पत्थरों की जिंदगी के बारे में नहीं बता सकती। ठीक है, जो भी होता है रेडियो डेटिंग जो भी, यानी कि इनकी वैलिडेशन या लाइफ के बारे में, वो जब इनकी होती है तो आप पास होते हैं वहां पे, या आपके पास क्या प्रूफ है कि वो जो उसकी रीडिंग करते हैं और वो बिल्कुल सही लिखते हैं? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग झूठ हो सकती है? मैं भी हो भी सकती है यार, कितने प्रोपोगंडे अच्छा, दुनिया में तो चलते मुझे हैं। फिर ये बताएं, फिर आप ये मान लें अगर रेडियोमेट्रिक डेटिंग झूठ हो सकती है तो ये मान लें कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके नहीं किए थे। नहीं किए कह लें, क्या फर्क पड़ेगा? चले ठीक है, फिर माना आप तो ये जा मान सकता सकते हैं, तो फिर आपको मैं बेवकूफ़ी कह सकता हूँ ना, क्योंकि वही है। प्रिंसिपल जो कि, नहीं ठहर जाए, सुन ले अब ध्यान से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वैसे ही आप, मुझे लग रहा है मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास बात, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात है कि अगर तो एटमी धमाके पाकिस्तान में किए थे तो फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी ठीक है, क्योंकि वो उसी प्रोसेस पे चलती है जिसके जरिए एटमी धमाके होते हैं, समझ गए हैं। और अगर सर आपको प्रोसेस ये लग रहा ठीक है है। कि मैंने जब तक, नहीं ठहर जाए, एक मिनट, आपने ये देखा था कि मोहम्मद पे कुरान कब उतर रहा था? नहीं मेरा ख्याल देखा। है आपके साथ सेंसिबल बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर आप क्यों मानते हो? नहीं सेंसिबल सर, नहीं देखे नहीं, ना मेरा बात। नहीं, मैं नहीं, ठीक है, आई एम फेड अप विद यू, मेरा सिंपल सी बात है, जब आपने ये नहीं देखा कि मोहम्मद पे कुरान उतरा था कि नहीं उतरा था, वाकई जिब्राइल उसके पास आया था कि नहीं आया था, तो क्यों मान रहे हो? ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि पत्थर मैंने खुद देखे हैं, अब रेडियोमेट्रिक, रेडियो एक्टिव जो उसकी डेटिंग है रेडियोमेट्रिक, वो भी मुझे खुद करनी चाहिए, तो भाई फिर आपने एटम बम भी क्यों मान लिया कि पाकिस्तान ने बनाया? ठीक है, मतलब ये तो बेवकूफी की बात है ना, कि आप अकल का बिल्कुल ही इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। यानी आप ये कह रहे हैं, अगर आपको मैं, अगर आपका दिल करता है कि आपने देखना है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग सच है कि नहीं, तो भाई फिर पढ़ो, फिर जाके न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी कर लो ना, ठीक है, क्यों नहीं की? फिर तो आपको पीएचडी करके आना चाहिए और आकर मुझे कहना चाहिए कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग गलत है, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आऊं, आपने ही आंखों से नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग गलत है? ये बिल्कुल वही पसड्डी किस्म के साई जो अमेरिका में बैठे हैं ना, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर वक्त आहर पे उनका यही निकलता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग गलत है कि सही है। भाई, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अलावा भी कंफर्म होती हैं चीजें, कैसे होती हैं अब ये मैं आपको बताऊंगा, मगर बात यह है कि आप मुझे, आप वैसे ही फजूल में सिर डाल रहे हो। असल में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अलावा भी कैसे जो है ना चीजें कंफर्म होती हैं। अब मैं बताने लगा हूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बावजूद भी कैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग को मार देते हैं गोली। हमें वैसे ही पता लग जाता है कि कैसे जो है ना, कितना हम्म। कैसे किसी रॉक को एज करते हैं। वो एक बड़ा आसान सा तरीका है, उसका क्या है कि कोरल के जो है ना बैंड्स होते हैं, कोरल्स में ना बैंड्स होते हैं, ये इतना अच्छा है या नहीं, हाँ, ये तकरीबन 1000 MB की, 1000, हाँ ठीक है, इसके पिक्सलेशन ठीक है। तो क्या होता है, कोरल्स जब बनते हैं ना, ठीक है जी, अब ये देखें, हर एक कोरल के अंदर जब कोरल बन रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक बैंड बनता है। हर एक जो ये लेयर छोटी सी आपको नजर आ रही है ना, ये एक दिन में बनती है, ठीक है। ये लेयर जो एक राइट साइड पे आपको मंथली इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, हर कोरल एक महीने में कुछ इस तरह बढ़ता है। और आपको हर साल के बैंड्स भी डिफरेंट किस्म के कोरल्स में एक तरीके से नजर आ जाते हैं। दिन में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का इनसे ताल्लुक होता है कोरल्स के बड़े होने का, तो क्या होता है जी, बैंड्स बनते हैं, और एक साल में आपको कितने बैंड्स नजर आते हैं उससे आपको 100% पता लग जाता है कि कितने दिन का साल था, ठीक है जी। तो रॉक लेयर्स को, जितनी मैं पीछे रॉक लेयर्स की बात कर रहा था, मैं जरा दोबारा से एक सेकेंड बात करते हैं उसी प्रेजेंटेशन की जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ये जो रॉक लेयर्स होती है ना, अगर फर्ज करें हमें कोरल कैम्ब्रियन का मिल रहा है, ठीक है, कैम्ब्रियन का अगर हमें कोरल मिल रहा है, या फर्ज कर लें हमें पर्मियन का कोरल मिल रहा है, तो क्या होता था कि हमें बड़े आसानी से पता लग जाता है कि ये कोरल जो है वो किस एज का होगा। दो चीजों से, कि हमें ये पता है कि चांद की वजह से जमीन के ऊपर जो जमीन का जो दिन है वो पहले छोटा था, यानी जब
जमीन शुरू में बनी थी तो सिर्फ 8 घंटे का दिन होता था, 8 घंटे का दिन, 8 घंटे की रात। मगर जमीन जो सूरज के गिर्द घूम रही थी उसको एक ही जितना टाइम तब भी लगता था और आज भी लगता है। ठीक है, तो 8 घंटे का दिन और 8 घंटे की रात का क्या मतलब है कि अगर आज हमारे पास 365 दिन का दिन है ना, हमारे पास 365 दिन का साल है ना, तो उस टाइम तकरीबन 500 से ज्यादा दिन का हमारे पास साल होता था। और हमें कितने कोरल में कितने ज्यादा बैंड्स मिलेंगे? पुराने जो एंशिएंट कोरल्स होते हैं उनमें जो ईयरली बैंड होता है वो हमें 500 दिन का ईयरली बैंड नजर आ रहा होता है। और इस चीज में एक रिलेशनशिप है, इवन कि हमें यह भी पता है कि आज से 1 मिलियन साल बाद दिन कितने घंटे का होगा और एक साल में कितने दिन होंगे। आज से हमें 1 मिलियन साल बाद भी पूरा न्यूटन के लॉज ग्रेविटेशन के लगा के हमें यह पता लग जाता है कि कितना लंबा दिन होगा। तो फिर क्या होता है कि हमें यह पता लग जाता है कि अगर कोई कोरल ऐसा मिल रहा है जिसमें 400 दिन का जो है वो साल हमें नजर आ रहा है, तो वो हमें इस रॉक में मिल रहा है क्रिटेशियस के अंदर, तो हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि ये क्रिटेशियस की जो रॉक लेयर है ये कितनी पुरानी है। और हमें फिर ये भी पता चल जाएगा कि क्रिटेशियस की रॉक लेयर में मिलने वाले फॉसिल कितने पुराने हैं। बड़े आराम से, रेडियोमेट्रिक डेटिंग ना भी हो तो हमें फिर भी पता लग जाता है कि ये कितने पुराने हैं। और यही चीजें हैं। और फिर ऐसा है कि अगर हमें किसी भी लेयर के अंदर से ट्राइलोबाइट मिल जाए, फर्ज करें मैं जियोलॉजिकल हैमर लेके किसी जगह चला गया हूं और मैं उधर जाके रॉक खोदने लग गया हूं और एक रॉक लेयर में से ट्राइलोबाइट निकल आया, तो मुझे पक्का पता है कि ट्राइलोबाइट फॉसिल से सीधा सीधा पता लग जाता है कि ट्राइलोबाइट किस एज का होगा। सीधा साफ आंखें बंद करके आप कह देते हैं कि ये इस रॉक की लेयर होगी। तो पाकिस्तान में भी बहुत सी फॉर्मेशन है रॉक की। ये जितनी रॉक की लेयर्स हैं इनको हमने नाम दिए होते हैं। जैसे कैम्ब्रियन में हमें काफी सारी रॉक लेयर्स पाकिस्तान में मिलेंगी, हमें प्लायोसीन में बहुत सारी रॉक लेयर्स मिलेंगी और सब की सब सीक्वेंस हुई हैं और उनके नाम बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हमें पता है। ठीक है, तो ये इधर को रफीउल्लाह खान कह रहा है यकीनन गालिब कमाल, अच्छा ये कह रहा है यकीनन रसूल अल्लाह किसी डैश माह की पैदावार है। ये रफीउल्लाह खान कह रहा है यकीनन रसूल अल्लाह किसी डैश माह की पैदावार है। तो ये रफीउल्लाह, ये जो अभी सवाब हुआ है ना, अभी इस जो मैंने बात की है, ये मेरे मुन्ने ये आपको गया और आपकी अम्मा जान को गया फिलहाल, तो इसलिए अपनी जुबान पे काबू रखना सीखो और अपनी मोहम्मदी इस्लाम इधर आके ना फैलाओ। सही है। तो अब ये क्या है कि ये जो है हमें पता होता है कि कौन सी लेयर के रॉक्स हैं और कितने पुराने हैं, और कोरल से भी वो कंफर्म होता है। फिर फॉसिल्स खुद इस बात को कंफर्म करते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के और तरीके होते हैं, चीजें होती हैं, इवन के सीक्वेंस को देख के पता लग जाता है कि कितने पुराने रॉक्स हैं कितने नहीं है, और फिर एंड पे हमें पता लग जाता है कि ये कितना पुराना टाइम है और कितना नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे हमें ये बताते हैं 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट क्या है? जब जमीन के ऊपर पहली दफा ऑक्सीजन जो है वो आई थी, वो तकरीबन 2.3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जिससे हमें 100% ये पता लग जाता है कि जमीन के ऊपर सायानो बैक्टीरिया थे जिन्होंने ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट जो है वो क्या है करवाया था। तो ये है तकरीबन ये 2.5 बिलियन साल पहले ऑक्सीजन जमीन पे बढ़ना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई और सायानो बैक्टीरिया की वजह से ये बढ़नी शुरू हुई थी। तो हमें ये पता लग जाता है कि कैम्ब्रियन से पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमीन के ऊपर मौजूद थे। फिर एक बात है कि अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइफ कैसे शुरू हुई, हम कोई डेफिनेट आंसर नहीं देख सकते, मगर हमें प्राइमरी आइडिया है, क्योंकि इवन के जो मीटोराइट्स आते हैं उनके अंदर भी अमीनो एसिड्स होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वाकई किसी मीटोराइट के अंदर जमीन लाइफ इवॉल्व हुई और वो जमीन पे आ गई और यहाँ पे फ्लरिश करने लगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि जमीन के ऊपर हमें पता है कैम्ब्रियन 542 मिलियन साल पहले था, यानी 54 करोड़ साल पहले हमें पहले फॉसिल्स मिलना शुरू होते हैं। और हमें ये पता है कि 54 करोड़ साल से 2.5 मिलियन साल के दरमियान में, यानी 2.5 मिलियन साल पहले जमीन पे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ मौजूद थी। मगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को प्रोटोजोइक के अंदर आके, यानी तकरीबन
प्रोटोजोइक, लेट प्रोटोजोइक के अंदर आके ये आपको छोटा सा एक यहाँ पे कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस वक्त आके हमें जो है मल्टी सेलुलर लाइफ बनी। मल्टी सेलुलर लाइफ बनने के लिए खुद सिंगल सेलुलर लाइफ जो है एक मस्ट है। और सिंगल सेलुलर लाइफ साइनोबैक्टीरिया बड़ा सक्सेसफुल फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन साल बिलियन साल पहले वो इतने को सिंपल लाइफ फॉर्म्स नहीं थे। इसका मतलब है कि लाइफ कहीं आज साइंसदानों का यह अंदाजा है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर लाइफ मौजूद थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ। हो सकता है कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स के मार्क पे जमीन पे लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी। बहुत ही कुछ सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, मगर प्रॉब्लम यह है कि इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉसिलाइज नहीं होते। और इनके फॉसिलाइज होने की क्या बात है, कैम्ब्रियन से पहले भी हमें फॉसिल्स नहीं मिलते, हमें कुछ ऐसे रॉक्स मिलते हैं जहां पे कुछ धब्बे से मिलते हैं, सॉफ्ट जानदार जो हैं वो फॉसिलाइज नहीं होते। तो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, अगर हमें फॉसिल्स नहीं मिल रहे तो हमें ये नहीं पता लग रहा लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, कैसे ओरिजिनेट हुई, मगर लाइफ की प्रेजेंस एकदम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के वक्त होना इस बात का सबूत है कि उससे पहले लाइफ थी। 2.5 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया का होने का मतलब है कि हमें एग्जैक्टली ये पता है कि जमीन के ऊपर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ थी। और 2.5 बिलियन से 4 बिलियन ईयर्स तक 1.5 बिलियन ईयर और है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2.5 बिलियन ईयर्स पहले हमें ऐसी लाइफ मिली जो कि क्या करती थी, जो कि हमारे पास एक बात को साबित करती है कि ऑक्सीजन आ गई। मगर हमें यह भी आज हमारे पास हमें पता है, रॉक्स को स्टडी से यह पता लगता है कि जमीन की जो रॉक्स थे, जो जमीन का सिलसिला था 2.5 बिलियन ईयर से पहले, वो डिफरेंट था। वो किस बेस था, वो सल्फर बेस था। उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के नाम की गैसेस ज्यादा थी, समंदर में भी वही ज्यादा थी। ये बातें पत्थर बता देते हैं, और उससे हमें ये पता लगता है कि ये भी इनऑर्गेनिक गैसेस, ये भी ऑर्गेनिक गैसेस हैं, जिससे हमें ये पता है कि लाइफ है थी। और फिर हमें 3.5 बिलियन ईयर्स के मार्क पे जाके पहली दफा ये अंदाजा होना शुरू होता है कि ऑर्गेनिक गैसेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें पत्थरों में कहीं ना कहीं नजर आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी थी। तो जारी बात है, जो लाइफ हमारे फॉसिल रिकॉर्ड में नहीं आ रही वो क्या होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगी, क्योंकि वो फॉसिल नहीं बनते। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमें लाइफ के सारे साइंस मिल रहे हैं, तो अब हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिलेगा तो तभी हम मानेंगे। वो जारी बात है कि मजहबी आदमी ना माने, बेशक उसकी मर्जी है, मगर प्रॉब्लम यह है कि मैंने तो इन भाई से पहले क्वेश्चन किया था कि क्या कुरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बताता है, उन्होंने कह दिया कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। तो मसला यह है कि अगर कुरान साइंस की किताब नहीं है तो फिर आप अपने साइंटिफिक बिलीफ्स क्यों कुरान की बेस पे बना रहे, क्योंकि फिर आपको अपने साइंटिफिक बिलीफ्स को कुरान की बेस पे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कुरान की बेस पे आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुरान तो साइंस की किताब नहीं है। फिर जो साइंस कहती है फिर उसको माने, क्योंकि आपको पता है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। अगर कुरान साइंस के बारे में कुछ कहेगा भी तो झूठ है, क्योंकि कुरान साइंस की किताब नहीं है, ठीक है। अगर कुरान कहीं कहता भी है कि अगर मुसलमान कहीं कहते भी हैं कि हम साइंस को नहीं मानते, हम कुरान को मानेंगे, हाँ मानते रहो, क्योंकि कुरान साइंस की किताब नहीं है, इसलिए उसका ओपिनियन साइंस के बारे में बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे एक जाहिल आदमी अगर किसी बैंक में पहुंच जाए तो आप उससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मसले नहीं पूछते, ठीक है। आप उससे ये बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होती है, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर साइंस किसी बात का डेफिनेट जवाब, क्योंकि हम एम्पिरिकली सोचते हैं, आप नहीं, हम एम्पिरिकली सोचते हैं। मैं तब कहूंगा कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई जिस दिन मुझे वाकई उस बात का सबूत मिलेगा। मगर मुझे यह पता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड एवोल्यूशन को मोर देन इनफ साबित करता है। और अगर आपका कुरान लाइफ के ओरिजिन के बारे में तो कुछ बताता ही नहीं है, मगर लाइफ के ओरिजिन के बारे में भी बताता है, मगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में नहीं बताता, वो इंसान की लाइफ के बारे में बताता है। इंसान की लाइफ के बारे में कुरान क्या कहता है कि हम मिट्टी से बने हैं। सबूत ला के दो मुझे कि आप मिट्टी से बने हो। आप कभी भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये एक झूठ है, इसलिए आप कभी भी उसका सबूत नहीं दे सकोगे। औरत पसली से बनी है, सबूत दो, नहीं दे सकेंगे आप कभी भी, क्योंकि ये बात झूठ है, ये बोंगी है, ये बकवास है।
कि जो है वो औरत मर्द की पसली से बनी है, ये बकवास है। हाँ, और लाइफ कैसे, अब एक बात है, आपके खुदा ने तो इंसान को छठे दिन ही उसकी पूरी हालत में मेरे जैसा इंसान बना के आदम खड़ा कर दिया था, और हवा भी खड़ी कर दी थी उसने बना के। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतने फॉसिल्स हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 1000 में से 999 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये जो मैं आपको इतनी रॉक लेयर्स दिखा रहा हूं, आपका कोई भी खुदा ये इतनी रॉक लेयर्स में इतने फॉसिल्स, कम से कम हमारे पास बिलियन के करीब स्पीशीज इस जमीन के ऊपर रह चुके हैं। और इन सब के फॉसिल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपके खुदा का जिंदगी की क्रिएशन का छठा दिन काफी नहीं है। ठीक है, इसको कोई भी क्रिएशन के अंदर, क्रिएशन के या फिर तख्लीक के फलसफे के अंदर रहते हुए, तख्लीक का फलसफा, ठीक है, फलसफा नहीं है, तख्लीक की बोंगी है असल में, ठीक है, बोंगी के अंदर रहते हुए कोई मौलवी मुझे ये नहीं बता सकेगा कभी कि ये फॉसिल पत्थरों में क्यों आए। कोई कैथोलिक प्रीस्ट, कोई भी जो है वो हिंदू पंडित इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है जी, इस बात को जब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आप ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी ना समझते हैं ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक प्योरली साइंटिफिक प्रॉब्लम है और साइंस ही उसका जवाब देगी, चाहे वो आज दे, 1000 साल बाद दे या 1,00,000 साल बाद दे, जवाब साइंस देगी, आप नहीं दे सकते, ना आपके पास है, ना आपका कुरान वही अंगूठा छाप है। अगर वो किसी भी, इस्लाम भी आपका वही अंगूठा छाप है कि अगर वो किसी बैंक में चला भी जाए तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑडिट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मंगवाना पड़ेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? वो साइंस है, वो बायोलॉजी है। पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन था? डार्विन था। और आज का मशहूर मरूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? रिचर्ड डॉकिंस। और उसके अलावा भी बड़े सारे और हैं, ठीक है। और वो सब यही कहते हैं कि जो साइंस कहती है वो ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, हमारे पास डेफिनेट आंसर नहीं है, मगर हमें अच्छा खासा आइडिया है कि जमीन के ऊपर लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल में शुरू हुई, इसलिए हमें आर्केन के अंदर कोई फॉसिल्स नहीं मिलते। फिर हमें प्रोटोजोइक के आते आते एक वक्त ऐसा आता है कि हमें छोटे छोटे प्री फॉसिल्स मिलने शुरू होते हैं। फिर कैम्ब्रियन के अंदर हमें हार्ड पार्ट्स वाले लाइफ फॉर्म जब इवॉल्व होते हैं, फिर ही हमें फॉसिल मिलने शुरू होते हैं। तो जाहिर बात है कि इससे पहले कि फॉसिल आपको साइंस तो नहीं दे सकती, मगर क्या कुरान या इस्लाम दे सकता है? ये सवाल आप लोगों को अपने आप से पूछना है। तो मेरा ख्याल है काफी लंबा हो गया, 6 घंटे पे आज स्ट्रीम आ गई, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सिकंदर हयात साहब नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे तरीके से करके आइएगा। एक आपसे आखिरी वर्ड ले लेते हैं और उसके बाद मैं जाऊंगा। माइक अपना अनम्यूट कर लें। सो तो नहीं गए मेरे भाई? जी जी जी, बस सोने ही वाला था। चलें, अच्छी बात सुन है। रहा था सुकून जी, की सुन नींद रहा आती है वैसे आपको, मुझे लगता है जी। सुकून की नींद आती है आपको वैसे? नहीं, सुकून की नहीं आती, सोचना पड़ता अच्छा है चलें, ठीक बहुत है, सी कोई बात चीजों में। हाँ नहीं, कोई जी। बात नहीं। ठीक है, तो कोई ये बातें आपके तो शायद ऊपर से तो नहीं गुजरी, कोई समझ आई थोड़ी बहुत? नहीं सर, इस तरह भी आप, अगर मैं आ ही गया हूँ फर्स्ट टाइम आपके इस टीम में, तो इस तरह इंसल्ट तो ना करें क्या? इस तरह नहीं आप तो ये कर रहे हैं, आप मेरे इतना साथ मामूली झूठ ना ना लीजिए। बोलें तो आप, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा। नहीं, झूठ ठीक है, नहीं नहीं, झूठ कहना किसी को, ये तो बड़ी बुरी बात है ना। आपको नहीं तो नहीं, कोई झूठ प्रूफ कहना नहीं क्यों कि बुरी झूठ बात है? बोल। अगर एक आदमी को झूठ बोलने से पहले ये सोचा नहीं आ रहा कि मैं झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट, फिर उसने अपनी इज्जत खुद दांव पे लगाई है, मैंने तो नहीं लगाई। मैं अगर झूठ बोलूं तो यार मैं अपनी मैंने नहीं इज्जत झूठ दांव पे बोला, लगा रहा हूं। आपने जब मैंने ओरिजिन ऑफ सर, स्पीशीज नहीं पढ़ी थी तो आपको नहीं कहना चाहिए था कि वो आपने पढ़ी है। भाईजान नहीं, मैंने पढ़ी थी ना, ना पढ़ी होती तो मैं नहीं, क्यों नहीं, कहता। आपने नहीं पढ़ी ठीक, ना, ना ऐसे ना करें, ऐसे ना करें प्लीज। लोग हंस रहे हैं इस बात पे, फिर आप कहेंगे कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आपका झूठ आपकी बेइज्जती कर रहा है। मैं ऐसा ही हूँ, जो बंदा झूठ बोलता है मैं उसको सीधा सीधा कह देता हूँ। ठीक है, नहीं चलें, मैं कोई बात नहीं। बहुत, आपने जो अपनी फाइनल बात करनी है वो कर लें। और अगर आपका दिल दुखा है मेरी बात से तो आई एम सॉरी, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा। चले ठीक है, कोई नहीं, ये बहस में हो जाता है। अच्छा, लास्ट बात यही है कि एथियस्ट जो हैं वो नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, या एग्नोस्टिक्स जो हैं
वो कहते हैं यार कि कोई आप और मुझे ये है। बताएं कि पहले हम एवोल्यूशन पे बात कर रहे थे, अब आप मुझसे एग्नोस्टिसिज्म और एथीज्म डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे एवोल्यूशन पे लास्ट वर्ड मांगा है, नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, आके जो मर्जी डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे 6 घंटे हो गए, मैंने बाइंड करना है। ठीक है, असल में पता है क्या है, जब तक इसकी बेसिक्स नहीं ना पता चलती एवोल्यूशन की, जो बेसिक सारी पता है भाई, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। नहीं सर, पढ़ा हुआ है मैंने। मैंने जो जब सुल्तान सलातीन के चैनल पे आपको मैंने उस दिन कहा था कि वो स्ट्रीम देख के आइएगा और फिर मुझसे बात कीजिएगा, मगर आपने, आई एम सॉरी टू से, वो देखी नहीं है। प्लीज जाएं सुल्तान सलातीन के चैनल पे, मैंने एक किया है अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन का टाइटल है, सुल्तान सलातीन का चैनल है। यार को लिंक डाल दो भाई इन भाई के लिए यहाँ पे, ठीक है। उस वीडियो को, तकरीबन को 2 घंटे की वीडियो है, उसको देखें और फिर आके मुझसे उसके ऊपर जो मर्जी एतराज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। समझ गए? सर सिंपल सी पता है बात क्या है, मैं वो उस थ्योरी को नहीं मान सकता जिसकी बेस नहीं है। ठीक है, एविडेंस वो जितने मर्जी कोई कहता है देखें, ये एविडेंस, मैं बेस एविडेंस नहीं है का तो बेस क्या होती है? बेस क्या होती है थ्योरी की, जरा ये बताएं फिर मुझे। बेस यही होती है ना कि फिर कौन सी बात नेटिविटीज में कहाँ से आप खुद स्टार्ट मुझे होगी। लेकर जाते हैं। मुझे बताएं बेस फिर क्या होती है, किस थ्योरी की बेस है? मुझे बताएं कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसकी बेस है? अब मैं बताता हूँ ना। अब बिग बैंग जो थ्योरी है, उसकी एक बेस हम्म। थी कि वो इन्फिनिट पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसकी नहीं, उस उसकी टाइम तक बेस, हमारे पास बेस बेस किसको कहते हैं किसी थ्योरी की, बताएं। जहां से कोई बात स्टार्ट होती है, जहां से नहीं, बात स्टार्ट होती है, अब मैंने आपको एवोल्यूशन की पहले बात ही कह स्टार्ट दिया होती है था कि सिंगल। एवोल्यूशन की बेस जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ है ही नहीं है। ओरिजिन का और एवोल्यूशन, अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ ना भी पता हो तो एवोल्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एवोल्यूशन सिर्फ ये है कि जिंदगी बदलती कैसे है, एक्सटिंक्शन कैसे होती है, एवोल्यूशन कैसे होती है, स्पीशीज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, स्पीशीज कैसे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, एक्सटिंक्शन इवेंट्स क्या होते हैं, फॉसल कैसे बनते हैं, ठीक है, डीएनए कैसे बदलता है, ये एवोल्यूशन का सब्जेक्ट है। ओरिजिन ऑफ लाइफ चलें ठीक है। जो है ना, वो एवोल्यूशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। और ओरिजिन चले ऑफ लाइफ नहीं, कैसे भी हुआ है, एवोल्यूशन उससे झूठ साबित नहीं होती, क्योंकि एवोल्यूशन फिर नहीं भी देखे साबित ना है। सर, देखे ना, एवोल्यूशन को आप होमो सैपियंस तक ले आए हैं, इससे रिवाइंड करना स्टार्ट करें पीछे, ये कहाँ पे स्टॉप होगा। तो भाई देखें, अगर होमोसेपियंस का हमें एंसेस्टर होमो इरेक्टस मिल रहा है, तो क्या क्या इससे एवोल्यूशन सच साबित होती है या झूठ साबित होती है? नहीं, वो एंसेस्टर जो मिला है, वो इस चीज को तो प्रूव नहीं करता कि ये ह्यूमन इन्वॉल्व होके आया है वहां से। क्यों नहीं इसका तो करता, कोई क्यों एविडेंस नहीं करता? आप मुझे बताएं नहीं। क्यों नहीं करता। नहीं, कैसे वजह, कर सकता क्वेश्चन है। ये पूछना है, कैसे क्यों नहीं करता? आप मुझे बताएं ना, नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, मुझे नहीं भी तो समझाएं। सर, सर इस थ्योरी की रूट्स जो है वो रूटलेस थ्योरी है। यार आप बस सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई बात ही नहीं, आपको पता ही नहीं है ना, यही इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, फिर आपको बुरा लगता है कि आप मुझे झूठा कह रहे हैं। आपको बेसिक्स पता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो जाके वो सर स्ट्रीम देखें। चले ठीक है, बहुत मैं, शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है चले कि ठीक है आपसे सर मारने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई बात यह है कि अगर किसी ने भी, किसी को शक है एवोल्यूशन के बारे में, जैसे अभी ये भाई कह रहे हैं इसकी कोई बेस नहीं है, बेस नहीं, बेस क्या होती है? वो कह रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बेस है। भाई वो बेस है ही नहीं है। अगर इंसान इवॉल्व हुआ है तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन करेक्ट है, और इंसान इवॉल्व हुआ है कैसे? क्योंकि हमारा और चिंपैंजी का 98.6% डीएनए सिमिलर है। और सेकेंडली, हमारे पास निएंडरटॉल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो होमिनिड स्पीशीज से थे, आज नहीं है, उनका और हमारा 99% डीएनए मिल रहा है, मगर वो इंसान नहीं है। निएंडरटॉल्स इंसान नहीं है, होमोसेपियन नहीं है, वो होमो निएंडरटॉल्स है। और हमारा और चूहे का भी डीएनए मिल रहा है, जो कि ये बताता है कि हमारा और चूहे का भी बहुत डिस्टेंट पास्ट में एक ही एंसेस्टर था। तो ये एवोल्यूशन को सच साबित करने के लिए, एवोल्यूशन जो है पत्थरों में भी लिखी है, डीएनए में भी लिखी है, हर तरफ लिखी है, ठीक है। बाकी बातें ऐसे ही फजूल है सारी की सारी। इंसान मिट्टी से बना है, हवा पसली से निकली थी, इंसान बंदर बन गए, सुअर बन गए, सब बकवास झूठ है, कुरान में जितना कुछ लिखा है, ठीक है। हजरत मोहम्मद से अगर पूछते ना, अगर हजरत देखें इधर, तो वहाबी इस्लाम ऐसा है कि जो ये मानते हैं कि रसूल अल्लाह के माँ बाप ने 3 साल पहले सेक्स किया था और 3 साल बाद रसूल अल्लाह पैदा हुए थे। यानी वहाबी इस्लाम ऐसा है कि वो ये मानते हैं कि करामत थी, रसूल अल्लाह के वालिद को 3 साल मरे हुए हो गए थे, उसके बाद रसूल अल्लाह पैदा हुए थे।
आज हमें पता है कि 9 महीने के बाद इंसान का बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। 9 महीने नहीं तो बड़ी हद तक किसी को 10 महीने लग जाते हैं, ठीक है, 9 महीने 20 दिन 30 दिन लग जाते हैं। कोई 1 साल माँ के रहम में नहीं रहता कोई भी बच्चा, ठीक है। इधर आपका, और वो मान रहे हैं इसको सही। इस तरह लोगों को मजहब पागल करता है, इस तरह, ठीक है। तो वो लोग हमसे मांगेंगे कि सबूत एवोल्यूशन का दें, पहले अपना तो सबूत दो ना कि रसूल अल्लाह वाकई 3 साल माँ के रहम में रहे थे यार, हमल जो है वो बाद में जाके ठहरा था। ऐसे नहीं होता कोई भी, ठीक है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।